उसका फ़ोन बंद था। वो काफ़ी देर से कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार उसे वही टेप किया हुआ जवाब सुनने को मिला। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। उसने फ़ोन एक तरफ डाला और सर पकड़कर बैठ गई। आंसू एक तवातुर के साथ उसकी आंखों से बह रहे थे। न जाने वो इस वक्त कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। एक हुक सी उसके दिल में उठी। काश वो इस वक्त कहीं से उसके सामने आ जाए। वो उससे लिपट जाएगी, उसे भींच लेगी, उसे बेतहाशा प्यार करेगी। उसने सोचा, खाने दो आपा उसे जमाने की ठोकरें। जब दुनिया का असल चेहरा देखेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी। अपने आप को संभालो। नदीम ने उसे नसीहत की, लेकिन किसी नसीहत का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। कितने हफ्ते गुजर गए थे उसे घर छोड़े हुए। वो जो एक लम्हा भी उसके बगैर गुजारना मुश्किल समझती थी, उससे इतना अरसा दूर रही थी। इतने बहुत सारे दिन, इतनी लंबी रातें उसने शहरी को याद करते, उसे पुकारते और उसके लिए रोते हुए गुजारी थीं। और उसकी अपनी माँ से नफरत इतनी बढ़ गई थी कि वो घर ही छोड़कर चला गया था। शहरियार उसका शहरी, जो उसकी कुल कायनात था, उसकी जिंदगी का महवर था। अच्छी सजा दी थी उसने, जो हिरा ने खूब काटी थी, क्योंकि वो एक बुरी औरत के साथ रहना नहीं चाहता था। शहरी को अपने पापा के वो आखिरी बार कहे हुए अल्फाज याद थे, और जिन पर उसने यकीन कर लिया था कि वो एक बुरी औरत है। ये अंगूठी कहाँ से आई? तूने तोहफे लेने भी शुरू कर दिए हैं। वो किचन में खड़ी रात का खाना बना रही थी जब वो उसका पर्स हाथ में लिए किचन में उसके सामने खड़ा चिल्ला रहा था। वो कुछ देर पहले ही ऑफिस से लौटी थी और रुस्तम को लाउंज में बैठे अपना पर्स कंगालते देख चुकी थी। बता सीधी तरह, ये कहाँ से आई है? ये अनीता की है, उसने मुख्तसरन कहा और बदस्तूर काम में मसरूफ रही। न जाने किस वक्त शहरी किचन में दाखिल हुआ। हिरा देख नहीं सकी थी। झूठ बोलती है। मैं झूठ नहीं बोल रही, वो बदस्तूर अपना काम करते हुए पलटे बगैर बोली। तो मैं बकवास कर रहा हूं? बेशरम, वो आग बगोला होते हुए बोला। तुम्हें कब यकीन आएगा? मैं कुछ भी कह लूं, तुम्हें तो शक ही करना है। वो बेपरवाही से बर्तन धोने लगी। इस बात ने उसे और तैश दिला दिया। उसने एक मोटी सी गाली दी। किसने लेकर दी? उसने एक ही सांस में कई गालियां दे डाली और उसका पर्स जोर से जमीन पर पटका। शहरी सहमा हुआ सा ये मंजर देख रहा था। वो उस वक्त महज 9 साल का था। शहरी, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं अभी आती हूं, उसने शहरी से कहा। वो जानती थी कि अब यह तमाशा रात गए तक जारी रहेगा। रहने दो इसे यहां, इसे पता होना चाहिए कि इसकी मां के करतूत। शहरी, आओ मेरे साथ। हिरा ने शहरी का हाथ पकड़ा तो उसका दूसरा हाथ रुस्तम ने पकड़ लिया। शहरी कभी मां की तरफ तो कभी बाप की तरफ सहमी हुई नजरों से देख रहा था। पहले मेरी बात का जवाब दे। बताया तो है अनीता की है। मुंह धोते हुए उसने पकड़ाई थी। मैं उसे वापस देना भूल गई, फिर मैंने पर्स में रख ली कि सुबह दे दूंगी, वो रूहान सी आवाज में बोली। उल्लू समझा है मुझे? इतना भोला भाला हूं कि तेरी झूठी सच्ची कहानी पर यकीन कर लूंगा। तुम्हें यकीन नहीं तो अनीता को फोन करके पूछ लो, वो भी तेरी तरह चालू है। उसे तो पहले ही पक्का करके आई होगी। मुझे सब पता है कि आजकल किससे तेरा माशका चल रहा है। उसने एक झटके से शहरी को उस पर धकेला और बाहर निकल गया। हिरा ने शहरी की सम देखा, जो सिसकियों से रो रहा था। उसने उसे पिचकार कर सीने से लगाया और कमरे में ले आई। हमें खिलाना और जिम्मेदारी उठाना तो दूर की बात है, मैं काम भी करूं और उसकी बातें भी सुनूं? हिरा बुड़बुड़ा रही थी। फिर वो बाहर निकल गई। रुस्तम को आदत थी उसका बैग, उसकी अलमारी और उसकी ड्रेसिंग टेबल की दराजे चेक करने की। उसने देखा कि रुस्तम अंगूठी हाथ में लिए शहरी के कमरे की तरफ जा रहा था। वो कमरे में गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। ये देखो शहरियार, रुस्तम ने शहरी को गोद में बिठाया और सोने की वो अंगूठी उसे दिखाने लगा। तुम्हारी माँ को किसी ने तोहफे में दी है। मैं तो इतने महंगे तोहफे नहीं दे सकता, ये उसके किसी दोस्त ने लेकर दी है। तुम्हारी माँ न मेरा ख्याल रखती है न तुम्हारा, पूछने पर लड़ने लगती है। इसीलिए तो औरतों को आज़ादी नहीं देनी चाहिए। मगर मैं क्या करता, मेरी इतनी आमदनी नहीं ना, इसीलिए तो ये फ़ायदा उठाती है। तुम्हारी माँ एक बदकिरदार औरत है। 9 साला शहरियार सर उठाए हैरत से अपने बाप को देख रहा था। उसकी बातें सुन रहा था और किसी हद तक समझ भी रहा था। वो इतना नासमझ तो नहीं था। दरवाज़ा खोलो रुस्तम, खुदा के लिए बच्चे पर रहम करो। हिरा धड़ाधड़ दरवाज़ा पीटने लगी। वो नफ्सियाती मरीज बन जाएगा, अपने बच्चे पर तो रहम खाओ। उसे तुम्हारे करतूत बता रहा हूं, रुस्तम ने चिल्लाकर कहा। वो मुसलसल दरवाज़ा पीटे जा रही थी जब तक उसने दरवाज़ा खोल नहीं दिया। क्यों, तुम नहीं चाहती कि इसे सब हकीकत मालूम हो? हिरा उसकी बात सुने बगैर शहरी को उठाकर दूसरे कमरे में ले आई और दरवाज़ा लॉक कर लिया।
शहरी इस दौरान सहमा हुआ खामोश ही रहा। वो हर बार ऐसे ही सहम जाता था। अब्बू मजाक कर रहे थे तुम्हारे साथ, तुम जानते ही हो, कभी कभी उन्हें बिला वजह गुस्सा आ जाता है। वो शहरी का सर सहलाने लगी। शहरी के रवैये में तेजी से तब्दीली आ रही थी। दिन ब दिन पढ़ाई में उसकी दिलचस्पी कम होती जा रही थी। आए रोज स्कूल से शिकायतें आने लगी थीं। वो क्लास के बच्चों से लड़ने झगड़ने लगा था। और तो और मोहल्ले वाले भी उसकी शरारतों से तंग आ गए थे और महल्ले के बच्चों ने उसे अपने साथ खिलाना बंद कर दिया था। वो जरा जरा सी बात पर मरने मारने पर तुल जाता था। गोया धीरे धीरे वो अजियत पसंदी की तरफ जा रहा था। वो थकी हारी ऑफिस से आती तो शिकायतों का एक दफ्तर उसका मुंतजिर होता था। उसने प्यार मोहब्बत से डांट टपट कर सजा देकर हर तरीके से शहरी को समझाया था, मगर उसके रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई थी। वो उसे डॉक्टर के पास भी लेकर गई थी, लेकिन वो ठीक कैसे होता? ठीक होने के लिए उसके माँ बाप का ठीक होना जरूरी था, और ऐसा नामुमकिन था। 10 साल पहले हिरा ब्याह कर जब रुस्तम की जिंदगी में आई थी तो उसे गुमान भी नहीं था कि उसके साथ उसे कितनी अजियतनाक जिंदगी गुजारना पड़ेगी। उन दिनों उसने इंटरमीडिएट का इम्तहान पास किया था जब रुस्तम ने उसके रिश्ते की बात की थी। वो उनका दूर परे का रिश्तेदार था। वो हैदराबाद जैसे छोटे से शहर में रहते थे, जबकि रुस्तम की रिहाइश कराची में थी, जहां वो अकेला ही रहता था। उसके माँ बाप फौत हो चुके थे, बहन भाई भी नहीं थे। अकेला लड़का सबका ही आइडियल हुआ करता है। इस रिश्ते पर हिरा के घर में बड़ी खुशियां मनाई गई थीं। उनका कुंबा 3 बहनों और एक भाई पर मुश्तमिल था। दोनों बहनें उससे बड़ी थीं और भाई छोटा था। वो बहनों में सबसे खुश शक्ल थी। उसकी दोनों बहनें कुंवारी बैठी थीं। ऐसे में रुस्तम जैसे छड़े छांट को सबने पसंद किया था। हीरा का बाप एक मिल में चौकीदार था। ये खुशहाल तो नहीं था, मगर खुशो खुर्रम घराना था। आपस में प्यार और मोहब्बत के रिश्ते से जुड़े हुए लोग थे। तंग दस्ती के बावजूद वो बहुत खुश और मुतमईन जिंदगी गुजार रहे थे। वो ब्याह कर कराची जा रही थी। उसकी बहनें और सहेलियां उसे रश्क से देख रही थीं। रुस्तम हट्टा कट्टा कबूल सूरत और चर्प जबान शख्स था। लोगों को शीशे में उतारना खूब जानता था। कराची में वो किसी स्टेट एजेंसी में काम करता था। वो कराची पहुंची और रुस्तम के घर को देखा तो उसके ख्वाब बिखर कर रह गए। ये पसमानदा इलाके के करीब कच्ची बस्ती में एक कमरे का दड़बा नुमा घर था। अजीब बेसरो सामानी का आलम था। मुख्तसर से कमरे के कोने में छलंगा सी चारपाई और दूसरे कोने में एक ट्रंक रखा था जिसमें रुस्तम के कपड़े वगैरह रखे थे। कमरे के बाहर 2-3 फुट का बरामदा और बरामदे के कोने में बना हुआ छोटा सा बावर्ची खाना और बाथरूम था। 2 दिन बाद ही वो उसे साइट में वाक़ई एक गारमेंट फैक्ट्री में ले गया था। यहाँ उसे 12 घंटे काम करना पड़ता था। वो उससे से ज़्यादा ओवर टाइम कराने पर उकसाता था। मेहनत करने पर उसे कोई एतराज़ नहीं था, मगर वो देखती थी कि रुस्तम चंद घंटों के लिए जाता था, फिर पूरे दिन घर पर पड़ा रहता था और वो कोल्हों के बैल की तरह सुबह से रात गए तक काम करती रहती थी। वो उसकी सारी तनख्वाह ले लेता था और चंद गिनी चुनी चीज़ें पकाने के लिए ले आता था। वो कराची में अपने घर से ज़्यादा गुर्बत और मेहनत का सामना कर रही थी। रुस्तम का कहना था कि उसने शादी पर बहुत खर्च ले लिया था। हालांकि उनकी शादी बहुत सादगी से हुई थी, जिसमें रुस्तम का कुछ खर्च नहीं हुआ था। वो एक छोटे से शहर की सीधी सादी लड़की थी, जबकि रुस्तम चलता पुर्जा टाइप का घाक मर्द था। फिर यूं हुआ कि एक रोज़ जब उसकी इंचार्ज को पता चला कि वो पढ़ी लिखी है, तो उसने मशवरा दिया कि वो प्राइवेट ग्रेजुएशन कर ले और कंप्यूटर सीख ले, तो उसे बेहतर जॉब अच्छी तनख्वाह के साथ मिल सकती है। उसे इतनी सख्त मेहनत से भी निजात मिल जाएगी। हीरा को अपनी इंचार्ज का मशवरा बहुत पसंद आया था। जब घर जाकर ये बात उसने रुस्तम को बताई तो वो भी बड़ा खुश हुआ, क्योंकि बात उसके फ़ायदे की थी। उन दिनों वो बड़ी सख्त मेहनत कर रही थी। उसने ग्रेजुएशन की तैयारी शुरू कर दी थी और साथ ही एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर लिया था। उसकी मेहनत रंग लाई। उसने कामयाबी हासिल कर ली। उन्हीं दिनों वो माँ भी बन गई थी। शहरी उसकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ लेकर आया था। ये वाहिद मौका था कि रुस्तम उसका ख्याल रख रहा था। हीरा को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की एक बड़ी फर्म के आईटी डिपार्टमेंट में एक बड़ी अच्छी जॉब मिल गई थी। यहाँ उसकी तनख्वाह भी दुगनी थी और माहौल भी अच्छा था, लेकिन तनख्वाह अब भी सारी रुस्तम की जेब में ही जाती थी। यहाँ उसकी झिझक कम हुई और उसने बोलना और दूसरों को सुनना शुरू किया, तो उसे बहुत सी नई बातों की सूझबूझ आने लगी, जो नई सिर्फ उसके लिए थी। ऑफिस स्टाफ में कई लड़कियां थीं। उनमें एक अनीता भी थी, जो उनके बॉस बहराम हमदानी की सेक्रेटरी थी। वो बहुत खुश इखलाक और हमदर्द लड़की थी। हीरा की उससे कुछ ज़्यादा ही दोस्ती हो गई थी। अब वो अक्सर उसे अपने घरेलू हालात भी बता दिया करती थी। रुस्तम का मिजाज तल्ख से तल्ख होता जा रहा था।
कभी कभार तो वो उस पर हाथ भी उठा लेता था। शक की मिजाज तो वो शुरू से था। वो अक्सर घर से भी गायब रहता था। उसकी गैर मौजूदगी में पड़ोस में रहने वाली फहमीदा खाला उसके बेटे का ख्याल रखती थीं। इस बार 2 हफ्ते बाद जब वो आया तो उससे कहने लगा कि यहाँ काम नहीं चल रहा है, वो दुबई जा रहा है। यूं रुस्तम उसे और शहरी को बेयार और मददगार छोड़कर चला गया। 1 साल बाद जब वो आने वाला था तो अनीता के मशवरे ही से उसने घर बदल लिया था। नाजमाबाद के इलाके में 2 कमरों और एक लाउंज पर मुश्तमिल ये घर बड़ा साफ सुथरा था और यहाँ का माहौल भी अच्छा था और किराया भी मुनासिब था। ये घर उसकी जिंदगी में खुशगवार तब्दीली लाया था। हैरत अंगेज तौर पर रुस्तम ने आने के बाद घर बदलने पर कोई हंगामा नहीं किया था। उस दिन उसका भाई नदीम उसके घर आया था। वो एक फर्म के सेल्स डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा था। वो खाना वगैरह खाकर लाउंज में बैठे चाय पी रहे थे। हेरा ने महसूस किया कि भाई उससे कुछ कहते हुए हिचकिचा रहा है। तुम कुछ कहना चाहते हो? उसने पूछा। आप बता रही थी कि रुस्तम भाई दुबई गए हुए थे और 2 दिन पहले ही वापस आए हैं। हाँ। आपको यकीन है कि वो दुबई गए थे? क्या मतलब? वो धीमे लहजे में बोली। वो दुबई नहीं गए थे, वो यहीं थे, इसी शहर में। उसकी आंखों में दुख की परछाइयां नजर आई। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। वो झूठ क्यों बोलेंगे? उसने उलझे हुए लहजे में कहा। मेरी भोली आपा, 1 हफ्ते पहले मैंने उन्हें गुलशन में एक बंगले से निकलते देखा था। उन्हें वहां देखकर मैं भी हैरान रह गया था। आपने बताया था कि वो दुबई गए हुए हैं। बहरहाल उनके जाने के बाद मैं वहां गया था ताकि मालूम तो करूं कि वो वहां क्या कर रहे हैं। फिर? उसने बेचैनी से पूछा। कुछ देर खामोशी के बाद वो बोला। वहां एक खातून से मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने बताया कि वो रुस्तम की बीवी हैं। बाद में मैंने आसपास रहने वालों से मालूमात की तो पता चला कि वो एक काफ़ी दौलतमंद बेवा थीं। उन्होंने रुस्तम से दूसरी शादी की है। मैं उनका एड्रेस वगैरह भी लेकर आया हूँ, चाहें तो आप भी मालूमात कर लें। वो पुरतासुफ लहजे में बता रहा था, जिसे सुनकर उसकी रंगत उड़ गई और वो सुन सी बैठी रह गई। तुमने दूसरी शादी की हुई है? उस दिन जब रुस्तम घर आया तो हिरा ने उसके बैठने का भी इंतजार नहीं किया। उसकी बात पर वो काफ़ी देर खामोश रहा, फिर बोला। मजबूरी में एक बेवा से शादी की है। बेसहारा थी। मैंने तो उसकी मदद की है, सहारा दिया है। मदद करने के लिए शादी करना जरूरी नहीं होता। उसकी बात सुनकर वो गुस्से से लाल पीला हो गया और उसे बातें सुनाकर सोने चला गया। हिरा ने बिल आखिर सब्र कर लिया। फिर कुछ दिनों तक रुस्तम बाकायदगी से घर आता रहा। घर का माहौल भी ठीक ही रहा। ऐसे दिनों में शहरी बहुत खुश होता था जब रुस्तम ज्यादा वक्त घर पर गुजारता था, लेकिन ये माहौल तादेर बरकरार नहीं रहता था। वो भी ऐसा ही एक दिन था। रुस्तम घर पर था। वो ऑफिस से वापस आई तो घर के बाहर रुस्तम शहरी के साथ क्रिकेट खेल रहा था। शहरी बहुत खुश था और रुस्तम की किसी बात पर खिलखिलाकर हंस रहा था। रास्ते में ट्रैफिक जाम की वजह से उसकी वैन लेट हो गई थी। आज तुम फिर लेट आई हो? उसे देखते ही रुस्तम ने कहा। हाँ, ट्रैफिक जाम था। अच्छा बहाना है। रोज ट्रैफिक जाम हो जाता है? तुम तो घर से निकलते नहीं, बाहर जाओ तो पता चले। वो थकी हारी आई थी, झुंझलाकर बोली। शहरी चंद लम्हे उन दोनों को देखता रहा, फिर अपना क्रिकेट बैट जोर से जमीन पर पटक कर अंदर चला गया। फिर वो तमाम वक्त अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था। उसने खाना भी नहीं खाया था। हिरा ने उसे जबरदस्ती खिलाने की कोशिश की तो उसने उसका हाथ छिटक दिया था। शहरी बड़ा हो रहा था, सब देख रहा था, समझ रहा था। इसके साथ साथ उसका रद्द अमल भी तल्ख होता जा रहा था। आज आप जल्दी जा रही हैं हिरा? वो अपनी टेबल समेटकर बैग उठाकर जाने ही वाली थी कि यासिर जो उसका कुलीग था उसके पास आकर बोला। हाँ, शहरी को स्कूल के लिए कुछ चीज़ें दिलवानी हैं, इसीलिए जल्दी जा रही हूँ। महविश की शादी पर स्टाफ ने पार्टी अरेंज की है, इसलिए पैसे दे जाएं। ओह हाँ, ये लें, अनीता ने मुझे बताया था। उसने बैग से चंद नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिए। पार्टी में सब अपनी फैमिली को भी ला रहे हैं। महविश बता रही थी कि आप अपने हस्बैंड को साथ नहीं ला रही। क्यों? वो शहर में नहीं है भाई। वो अक्सर ही शहर में नहीं होते। कहीं बाहर कोई चक्कर ना चला लिया हो उन्होंने। वो मजाकिया अंदाज में बोला था। यासिर साहब, आप मजाक अपनी हद में रहकर किया करें, वो संजीदगी से बोली और बैग उठाकर चली गई। बहराम हमदानी जो इत्तफाकन उधर से गुजर रहे थे, ये बातें सुनकर चंद लम्हे ठिठक कर रुक गए थे। उन्हें हिरा का खूबसूरत सादा और बावकार अंदाज बहुत पसंद था। न जाने क्यों उसे देखकर उन्हें महसूस होता था कि वो घरेलू तौर पर खुश और मुतमईन नहीं है। बाद में अनीता से उसके बारे में उन्होंने इस्तफसार किया
तो अनीता ने ढके छुपे अल्फाज में उसके बारे में मुख्तसरन बहराम साहब को बता दिया था। उसके बाद बहराम साहब हिरा का बड़ा ख्याल रखने लगे थे। प्रमोशन के साथ हिरा की तनख्वाह में भी खातिर खा इजाफा हो गया था। ये खुशगवार तब्दीली हिरा के लिए बड़ी खुशाइन थी। बहराम हमदानी 40-45 साल के एक सेहतमंद और हैंडसम आदमी थे। 2 साल पहले उनकी बीवी कैंसर जैसे मोजी मरज का शिकार होकर चल बसी थी। उनकी एक ही बेटी थी जिसकी शादी अमेरिका में मुकीम एक नौजवान से हो गई थी। यूं वो मुलाजमीन के सहारे तन्हा जिंदगी बसर कर रहे थे। उनके बेतकल्लुफ दोस्त और अमेरिका में मुकीम बेटी भी उन्हें दूसरी शादी का मशवरा देते रहते थे, जिसे वो अब तक टालते रहे थे। प्रमोशन के साथ हिरा की जिम्मेदारियों में भी इजाफा हो गया था। उसे पहले से ज्यादा मेहनत करना पड़ रही थी। अनीता ने उसे खास तौर पर तंबीह की थी कि तनख्वाह में इजाफे का रुस्तम को न बताए। वो छुट्टी का दिन था। शहरी खेलने के लिए बाहर गया हुआ था। रुस्तम रात से घर नहीं आया था। वो घर की सफाई में मसरूफ थी जब बाहर एक हंगामा बरपा हुआ। उसी वक्त एक लड़का घबराया हुआ अंदर दाखिल हुआ और फूली हुई सांसों के साथ कहने लगा, आंटी जल्दी चलें, शहरी का किसी लड़के से झगड़ा हो गया है। शहरी ने उसे लहूलुहान कर दिया है। ये सुनते ही वो नंगे पांव बाहर भागी। क्या देखती है कि शहरी उस लड़के के सीने पर चढ़ा बैठा है और पैर दर पे उसके मुंह पर मुक्के बरसा रहा था। साथ ही मुगल्लिज़ात भी पक रहा था। उसने आओ देखा न ताओ, तेजी से शहरी को पकड़कर पीछे घसीटा और बड़ी मुश्किल से उस लड़के को छुड़ाया। इतनी देर में लड़के के माँ बाप भी आ गए थे। जंगली जानवर, इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, लड़के का बाप धमकाने लगा। अपने बेटे का यह हुलिया देखकर उसकी माँ भी आपे से बाहर होने लगी। हिरा की मुआफी तलाफी और मिन्नत समाजत से वो कुछ ठंडे हुए थे, वरना शहरी की खैर नहीं थी। हिरा उसे घसीटती हुई घर ले आई थी। पहले ही मेरी जिंदगी में अजाब कम है, जो तुम इनमें और इजाफा कर रहे हो, उसने इंतहाई गुस्से से शहरी को घूरा। मैं अजाब हूं आपके लिए? उसने रास्ते में पड़ी बाल्टी को एक जोरदार ठोकर मारी और चला गया। बाल्टी का पूरा पानी सहन में फैल गया था। शहरी, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? वो उसके पीछे लपकी। बात ना करें मुझसे, वो धाड़ा था। उस वक्त वो रुस्तम का दूसरा रूप लग रहा था। घर में होने वाले झगड़ों का असर बाहर भी पड़ता है। कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। रोज रोज के इन हंगामों से महल्ले वाले भी आजिज आ गए थे। खास तौर पर महल्ले में शहरी के झगड़े के नतीजे में उस लड़के की मां ने, जिसे शहरी ने मारा था, हिरा के घराने को पूरे महल्ले में बदनाम कर दिया था। महल्ले वालों ने उन्हें अपनी तकरीबात में बुलाना तर्क कर दिया था। ये एक तरह से उनका सोशल बाइकॉट था। तुम मानो या न मानो, शहरी की इस ज़हनी हालत की वजह रुस्तम है। वो उसके ज़ेरे साया मजीद रहा तो और बिगड़ जाएगा। मेरी मानो तो रुस्तम से जान छुड़ा। उसने अनीता को इस ताज़ा वाक़े के बारे में बताया तो उसने मशवरा दिया था, नहीं, मैं अपना घर नहीं तोड़ सकती। तुम जानती हो ब्रोकन फैमिलीज़ के बच्चे कैसे होते हैं। मुआफ़ करना, ब्रोकन फैमिलीज़ के बच्चे जैसे भी हों, आपस में लड़ने झगड़ने वाली फैमिलीज़ के बच्चे उनसे भी बदतर होते हैं। बच्चे इन बुराइयों का बड़ा गहरा असर कबूल करते हैं। शहरी अभी छोटा है, वो बड़ा होगा तो जान जाएगा कि तुम्हारे लिए तलाक कितनी ज़रूरी थी। शहरी रुस्तम को बहुत चाहता है। मैं उससे उसका बाप छीन नहीं सकती, और मुझसे रुस्तम का रवैया कैसा भी सही, शहरी से वो बहुत प्यार करता है। उन दोनों का प्यार तुम्हें ले डूबेगा। शहरी को तुम्हारी मेहनत मुशक्क़त याद नहीं रहेगी। हाँ, हफ्तों महीनों बाद मिलने वाला बाप का प्यार याद रहेगा। शहरी ने उसके और रुस्तम के दरमियान होने वाली तकरारों और लड़ाइयों का गहरा असर लिया था। वो रुस्तम की तरह ही बदतमीज़ और अक्खड़ होता जा रहा था। आए दिन कोई ना कोई हंगामा खड़ा कर देता था। उसने अब और भी ज़्यादा कोशिशें शुरू कर दी थीं कि रुस्तम से उसकी तकरार ना हो, लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर था। न जाने वो शहरी के जहन में कैसे कैसे जहर घोल रहा था। कुछ दिन पहले ही उसने रुस्तम को कहते सुना था, अपनी माँ पर नज़र रखा करो, मेरी गैर मौजूदगी में कहाँ कहाँ जाती है। उस दिन मौसम सुबह ही से अबर आलूद था। वो ऑफिस में थी जब बारिश शुरू हुई थी। शाम होते ही बारिश ने और शिद्दत इख्तियार कर ली थी। तमाम स्टाफ जा चुका था। वो और अनीता अपने वैन के इंतज़ार में बैठी थीं कि अचानक वैन ड्राइवर का फ़ोन आ गया। वैन रास्ते में ख़राब हो गई है। वो लोग इंतज़ार ना करें। अभी वो बारिश रुकने का इंतज़ार कर ही रही थी कि बहराम साहब अपने रूम से बाहर आ गए। अरे, आप लोग अभी तक बैठी हैं? जी सर, हमारी वैन ख़राब हो गई है, हम बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं, अनीता जल्दी से बोली। आप लोग मेरे साथ चलें, मैं आपको ड्रॉप करता हुआ घर चला जाऊंगा, वो कहते हुए बाहर चले गए। हालात ऐसे थे कि वो इनकार न कर सकी, लेकिन वो घबरा रही थी। अनीता का घर पहले पड़ता था,
इसलिए वो पहले उतर गई। रुस्तम आज घर पर था। अगर उसने बैराम साहिब के साथ गाड़ी में देख लिया तो क्या होगा, ये सोचकर वो खौफजदा थी। बैराम साहिब उसका खौफ भांप गए थे। आप इत्मीनान से बैठें, मैं बाहिफाजत आपको आपके घर छोड़ दूंगा। वो घर के नज़दीक गाड़ी से उतरी तो मुरव्वतन भी बैराम साहिब से चाय के लिए नहीं पूछ सकी। उसे डर था कि रुस्तम ने देख लिया तो हंगामा खड़ा कर देगा। किस्मत की सितम ज़रीफ़ी के ऐन उसी वक्त रुस्तम शहरी के साथ सामने वाली गली से निकल रहा था। उसने हीरा को गाड़ी से उतरते देख लिया था। वो कांप कर रह गई। घर में दाखिल होते ही उसने देखा कि उसकी सुर्ख आंखें गुस्से से उबल पड़ी थीं। मुझे पहले ही शक था, ऐसे ही तो धन नहीं बरस रहा तुझ पर। ऐश कर रही है ऐश। उसने हीरा को धक्का दिया तो वो जमीन पर गिर पड़ी। शहरी सहमा हुआ दीवार के साथ एक कोने में दुबका खड़ा था। देख लिया ना शहरी अपनी माँ के करतूत, आज अपने आशिक को घर तक ले आई। इसीलिए तो ये मेरा घर में रहना दो भर किए रहती है। मेरे पीछे न जाने क्या क्या गुल खिलाती होगी। उसने अपना भारी जूता हीरा के मुंह पर रख दिया था। हीरा के होंठों से खून बह रहा था। गुस्से और तौहीन के एहसास से हीरा का चेहरा सुर्ख हो गया और एक अनजानी सी ताकत उसके रगो पैर में भर गई। उसने झटके से खुद को आज़ाद कराया और हर वो चीज़ रुस्तम पर फेंकनी शुरू कर दी जो उसके हाथ आई। मुझे अब हाथ लगाकर दिखा रुस्तम। उसने करीब पड़ा क्रिकेट बैट उठा लिया। वो उसकी तरफ बढ़ा तो बैट उसने रुस्तम के सर पर दे मारा। वो गुस्से में अंधी हो गई थी। रुस्तम के माथे से भल भल खून बह रहा था। भाग जा शेरी, ये औरत पागल हो गई है। ये बुरी औरत तुझे भी मार डालेगी, तेरे साथ भी यही करेगी। शेरी हिचकियों से रो रहा था। हीरा ने उसे अंदर कमरे में ले जाने की कोशिश की लेकिन वो टच से मस ना हुआ। ये आखिरी मंजर था जो शेरी ने देखा था और ये आखिरी मार थी जो हीरा ने खाई थी। उसने पहली बार अपने अब्बू को फ़ोन करके सारे हालात बताए थे। फिर अपने घर वालों की मदद से उसने रुस्तम से खुला हासिल कर लिया था। सबको बताया था कि उसने खुला का फैसला क्यों किया। एक शहरी ही था जिसके ख्याल में बाप अपनी जगह सही था और माँ एक बुरी औरत थी जिसने अपने आशिक के खातिर उसके बाप का सर फाड़ दिया था। ये हमारे माशरे का बदतरीन पहलू है कि तलाक की सूरत में मौरिद इल्ज़ाम औरत ही को ठहराया जाता है। हीरा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रिश्तेदार, अजीज़ व अकारिब, पड़ोसी सब उसके बारे में चेमोंगियाँ कर रहे थे। बाहर वो इस सूरत हाल का सामना कर रही थी तो घर में हालात उससे भी बदतर थे। शहरी बेहद चिड़चिड़ा और बदमिजाज हो गया था। उसने हीरा से बात करना तर्क कर दी थी। अगर बात करता भी था तो इंतहाई बदतमीज़ी से। उसने ज़्यादा वक्त घर से बाहर गुजारना शुरू कर दिया था। उसने अपने खर्च के लिए पैसे लेना भी छोड़ दिए थे। उस दिन वो उसका स्कूल बैग लिए बैठी थी और उसकी कॉपियाँ चेक कर रही थी। बैग में रखा मोबाइल फ़ोन देखकर वो चौंक उठी। उसी वक्त शहरी कमरे में दाखिल हुआ। मत हाथ लगाया करें मेरी चीज़ों को। उसने तेज़ी से बैग उसके हाथों से झपट लिया। ये फ़ोन कहाँ से आया तुम्हारे पास? वो गुस्से को पीते हुए बोली। पापा ने दिलाया है। उसने मुख्तसर जवाब दिया और जाने के लिए पलटा। तुम अपने पापा से मिलते हो लेकिन मुझे तुमने कभी नहीं बताया। हाँ मिलता हूँ कभी कभार। उसने जाने के लिए कदम बढ़ाए। यहाँ आओ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। वो खामोशी से बैठ गया और उसकी तरफ देखने लगा। तुम मुझे कसूरवार समझते हो ना? उस दिन मैं उसे ना मारती तो वो मुझे मार देता। बुरी औरत को मार ही देना चाहिए। शहरी ने इतनी सफाकी से कहा कि वो दिल थाम कर रह गई। वो एक झटके से उठा और चला गया। ये वो क्या कह गया था? उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। उन्हीं दिनों नदीम का ट्रांसफ़र कराची में हो गया था और अब वो हीरा के साथ ही रह रहा था। हीरा ने भी सुकून की सांस ली थी, वरना शहरी हीरा के हाथों से निकला जा रहा था। शहरी भी अब कुछ मोहतात हो गया था क्योंकि नदीम के सामने वो हीरा से बदतमीज़ी से इज्तनाब करता था। ऑफिस में उसने महसूस किया था कि अनीता उससे कुछ कहना चाहती है मगर कहते हुए हिचकिचा रही है। आखिर उस दिन वो दिल की बात ज़बान पर ले ही आई। हीरा, तुमने अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा है? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मतलब ये कि तुम इतनी लंबी ज़िंदगी अकेले कैसे गुजारोगी? माशाल्लाह मेरा बेटा है, उसी के सहारे गुजार लूँगी। दरअसल बैराम साहब तुम्हें प्रपोज करना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि तुमसे बात करूं। हरगिज़ नहीं, मैं दूसरी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। तुम फिर गलती कर रही हो। बैराम साहब बहुत नाइस इंसान हैं। सोचो अगर शहरी रुस्तम के पास चला गया तो तुम क्या करोगी? ऐसी बदफाले तो मुंह से ना निकालो। मेरा बेटा मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा, उसने यकीन से कहा। और बैराम साहिब से शादी का मतलब यह होगा कि रुस्तम का शक सही था। मैं शहरी से खुद बात कर लूँगी, उसे समझाऊंगी।
नहीं, हरगिज़ नहीं। तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगी, वो जल्दी से बोली। तुम इतने अच्छे इंसान को ठुकराकर अच्छा नहीं कर रही। अपने बारे में सोचो, अपनी खुशियों के बारे में। नहीं अनीता, मैं अपनी कुर्बानियों को रायगा नहीं करना चाहती। अब मुझे यहां से जॉब भी छोड़ना पड़ेगी। अनीता ने चौंक कर उसे देखा। क्यों? जॉब क्यों छोड़ोगी? जाहिर है बहराम साहिब के इस प्रपोजल के बाद मेरा यहां रहना मुनासिब नहीं है। दूसरे दिन उसने अपना इस्तीफा बहराम साहिब को भिजवा दिया था। दोपहर 3 बजे बहराम साहिब ने उसे अपने ऑफिस में तलब किया। बैठिए, उन्होंने सामने पड़ी कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो उनके सामने खामोशी से सर झुकाए बैठी थी। अगर आप जॉब इसलिए छोड़ना चाहती हैं कि मैंने आपको प्रपोज किया है, तो प्लीज़ जॉब ना छोड़ें। यह आपका हक है कि आप इस शादी से इनकार कर दें। मैं बड़े खुलूस के साथ आपको अपनाना चाहता था। वो कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, लेकिन खैर ये बात यहीं ख़त्म हो गई है। आप जॉब जारी रखें, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। वो निहायत संजीदगी से कह रहे थे और वो सर झुकाए सुन रही थी। आप शादी कर रही हैं? 1-2 दिन बाद शहरी ने उससे पूछा था। तुम्हें किसने कहा? वो चौंक कर बोली। अनीता आंटी ने मुझे सब बता दिया है। नहीं, मैं शादी नहीं कर रही, वो बात ख़त्म हो चुकी है। अनीता ने तुम्हें मेरे इनकार के बारे में नहीं बताया? वो आपका बॉस है ना, वही शख्स जो उस दिन गाड़ी में आपको छोड़ने आया था। शहरी ने उसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए कहा। उसी की वजह से आपने पापा को छोड़ा है ना? पापा उसी से मिलने से मना करते थे ना? वो एक एक लफ्ज़ चबा कर बोला। उसने मुझे जॉब करने से तो कभी मना नहीं किया। आप अपनी खुशी के लिए जॉब करती हैं क्योंकि घर में आपका दिल नहीं लगता। जिस औरत ने तुम्हें रिस्क हलाल खिलाया, अपनी जिंदगी दी, वो गुनाहगार औरत है। मुझसे अपनी जातियात की तफसील नहीं पूछिए, मैं उन पर बात करना नहीं चाहता। सब जानता हूं, बच्चा नहीं हूं मैं। अब आपको रोकने वाला कौन है? जो था उसे आपने अपनी जिंदगी से निकाल दिया। वो उसके सामने तनकर खड़ा कह रहा था। इन चंद सालों में उसने खूब कद काट निकाला था। लोग ठीक कहते हैं, रुस्तम ने तुम्हारे अंदर जहर भर दिया है। लोग आपको भी तो ठीक नहीं कहते, वो तंज से बोला। तंज के तीर बरसाता और तंजिया नजरों से देखता वो उस वक्त बिल्कुल रुस्तम लग रहा था। आप एक बुरी औरत हैं, वो इंतहाई हकारत से और नफरत से बोला। हीरा की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। उसने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। मैं नहीं रहूंगा, यहां से चला जाऊंगा, वो गाल पर हाथ रख के धमकी आमेज लहजे में कहता हुआ चला गया। पहले तो जरूरतन वो उससे बात कर लेता था, मगर इस वाक़े के बाद उसने बात करना बिल्कुल छोड़ दिया। वो घर में बहुत कम टिकता था, खाना भी बाहर ही खाता था। हीरा उसके लिए रात गए तक जागती रहती थी। कहाँ थे तुम? वक्त देखा है क्या हुआ है? हीरा ने उसके आते ही सवाल किया। वो उसे जवाब दिए बगैर आगे बढ़ गया। हीरा ने पीछे से उसका कंधा पकड़ लिया। मेरी बात का जवाब दो, कहाँ थे तुम? शहरी ने उसे धक्का दिया तो वो गिरते गिरते बची। नदीम जो खिड़की से ये सारा मंजर देख रहा था, तेजी से बाहर आया और शहरी से बोला, ये क्या बदतमीजी है शहरी? बहुत दिनों से तुम्हारे ये रंग ढंग देख रहा हूं, तुम आपा से बदतमीजी कर रहे हो। आप क्या कम थीं जो अपने हिमायतियों को भी बुला लिया? मुंह संभाल कर बात करो। नदीम को गुस्सा आ गया। आपको कोई हक नहीं मुझे रोकने टोकने का। ये मेरी जिंदगी है, जैसे चाहूं गुजारूं। मैं तुम्हारा मामू हूं, तुम्हें रोक भी सकता हूं, टोक भी सकता हूं और तुम्हारा दिमाग भी दुरुस्त कर सकता हूं। नदीम ने उसका गिरेबान पकड़ लिया। वो जो हक्का बक्का ये सब देख रही थी, तेजी से आगे बढ़ी और उन्हें छुड़ाने लगी। नदीम ने उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया था। खुदा का वास्ता नदीम, रहने दो। आपकी दी हुई ढील ने ही इसे यहां तक पहुंचाया है। इसे किसी रिश्ते की पहचान ही नहीं। आप अपनी बहन की फिक्र करें, मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं। उसने एक झटके से अपना गिरेबान छुड़ाया और पांव पटकता हुआ चला गया। आपा, अगर इस पर सख्ती ना की गई तो ये बिगड़ जाएगा, कहीं गलत हाथों में ना पड़ जाए, नदीम तशवीश से बोला। सुबह वो सोकर उठे तो शहरी कहीं नहीं था। रात के किसी पहर वो घर छोड़कर चला गया था। एक मुख्तसर सा खत उसके तकिए के नीचे से मिला, जिसमें लिखा था, मैं घर छोड़कर जा रहा हूं, मैं आप लोगों के साथ नहीं रह सकता, जाने दो आपा उसे। जमाने की ठोकरें खाएगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी। वो खत पढ़कर दिल थाम कर रह गई थी। उसकी जिस्मानी और जहनी हालत बहुत अबतर थी। उसके माँ बाप भी उसके पास आ गए थे। वो हर वक्त तड़पती रहती थी, हर एक के सामने रोती रहती थी। ऑफिस जाना भी उसने अब छोड़ दिया था। एक बार शहरी को ले आओ, उससे कहो मुझसे नफरत ही कर ले, बस मेरे सामने रहे, मैं उसके बगैर मर जाऊंगी।
अपने आप को संभालो बेटी, वो रुस्तम के पास ही गया होगा। चंद दिन सब्र करो, जरा रुस्तम की हकीकत उस पर जाहिर होने दो, फिर हम उसे जाकर ले आएंगे। उसके अब्बू ने उसके सर पर हाथ रखते हुए दिलासा दिया था। वो बार बार शहरी का नंबर डायल करती, जो मुसलसल ऑफ था। पे दर पे पेश आने वाले वाकयात ने शहरी को बहुत दिल बर्दाश्त कर दिया था। उसने रात ही घर छोड़ने का फैसला कर लिया था, मगर मसला यह था कि काफी दिन से उसका रुस्तम से राब्ता नहीं हो पाया था। उसका फोन भी ऑफ था। वो घर से निकल तो आया था, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। वो काफी देर तक एक पार्क में बैठा रहा। उसे ये महसूस हो रहा था जैसे अचानक उसके सर से साइबान छिन गया हो और वो तेज तपती धूप में खड़ा हो। कुछ भी हो, वापस उस औरत के पास पलट कर नहीं जाएगा, वो सोचता रहा। वो अपने फोन की सिम चेंज कर चुका था। उसने दोबारा रुस्तम का नंबर मिलाया, जो हुनूस बंद था। फिर अचानक उसे अपने जिगरी दोस्त बच्चल का ख्याल आ गया। उसने फोन पर मुख्तसरन बच्चल को अपनी रुदात सुनाई तो वो फौरन ही उसकी मदद पर आमादा हो गया और अपना एड्रेस वगैरह उसे समझा दिया और हिदायत की कि वो बिला झिझक उसके पास चला आए। बच्चल का ताल्लुक लड़काना के करीब किसी गांव से था। वो कराची में अपने कज़न के साथ लियारी की एक तंगो तारीख गली में रहता था। ये कच्चा पक्का एक कमरे का छोटा सा घर था। उसका कज़न भारी तनोतोश का 30-35 साला एक गारंटियल शख्स था। वो शहरी को देखकर बड़े मायने खेज अंदाज में मुस्कुराया था। कमरे में एक जानिब जमीन पर मैले कुचैले बिस्तर और उनसे कहीं ज्यादा मैले तकिए पड़े थे। आ बैठ यार, हमारा गरीब खाना। बच्चल ने उसे बिस्तर पर जगा दी। कुछ देर वो इधर उधर की बातें करते रहे। फिर उसी बिस्तर पर बैठकर उन्होंने रात का खाना खाया, जो बच्चल का कज़न बाहर से लाया था। ये उसकी जिंदगी का बदतरीन दिन था। वो बुरी तरह थक गया था। न जाने किस वक्त उसे नींद आ गई। वो दीवार की तरफ करवट लिए बेखबर सो रहा था। बच्चल उसके बराबर में और उसका कज़न भी वहीं लेट गए थे। उसे सोए हुए काफी देर हो गई थी कि अचानक ही उसकी आंख खुल गई। उसे नींद में हीरा की आवाज सुनाई दी थी, जो उसे पुकार रही थी। ठीक उसी वक्त हीरा ने भी शहरी से मुताल्लिक कोई परेशान कुन ख्वाब देखा था और वो भी चौंक कर उठ गई थी। वो शहरी के लिए अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगने लगी। न जाने कुदरत ने माँ और औलाद में ऐसा कौन सा कनेक्शन रखा है जो दुनियावी आंखें नहीं देख सकती। बहरहाल वो दोबारा सोने का इरादा ही कर रहा था कि उसके कानों में बच्चल के कज़न की आवाज़ आई, जो बहुत धीमे लहजे में कह रहा था, ज़रा देख ले, ये सोया हुआ है ना। बच्चल ने उठकर उसे देखा तो शहरी ने फौरन आंखें बंद कर लीं। हाँ, बेखबर सो रहा है। सुन, इसे सुबह किसी बहाने गांव ले जाएंगे और साईं के हवाले कर देंगे। तुझे पता है ना, साईं को ऐसे लड़कों की ज़रूरत रहती है। वो इसके बड़े अच्छे दाम देगा। किसी को पता तो नहीं ना कि ये यहाँ आया था? मेरा ख्याल है किसी को नहीं पता। ये घर से नाराज होकर निकला है। कोई इसके आगे पीछे नहीं। एक माँ है बेचारी पास। फिर तो चांदी हो गई अपनी। बैठे बिठाए शिकार खुद शिकारी के पास आ गया। ध्यान रखना इसका, इसे शक ना हो। सुबह बेला फुसला कर इसे गांव ले जाएंगे। ये सुनते ही शहरी के रोंगटे खड़े हो गए और एक सनसनी सी उसके तन बदन में दौड़ गई। ये घर से निकलते ही उसे पहला धचका मिला था। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसे अपने जिगरी यार से यह तवक्को नहीं थी, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि अभी बहुत से पर्दे उठने बाकी हैं। वो उन दोनों के सोने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद जब वो सो गए और बच्चल के कज़न के खर्राटे कमरे में गूंजने लगे, तो वो तारीकी में कमरे से बाहर निकल गया। घर से बाहर निकलते ही वो एक समत भाग खड़ा हुआ। वो भागा चला जा रहा था, बेसमत। न मंजिल का निशान था, न उसे रास्तों की खबर थी। भागते भागते वो थक गया था। वो वहीं सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठ गया। सफेदाए शहर नमूदार होने लगी थी। उसने जेब से मोबाइल निकाला और रुस्तम का नंबर डायल किया। फोन बंद था। उसके पास उम्मीद की बस एक ही किरण बाकी रह गई थी, उसकी दूसरी माँ का एड्रेस, जो उसने हीरा की डायरी से हासिल किया था। उसे गुलशन इकबाल का यह एड्रेस ढूंढने में कुछ वक्त लगा था, मगर वो उसे मिल ही गया। ये एक बहुत बड़ा शानदार बंगला था, उसके पापा का घर, जिसके लिए वो रोता रहा था, जिससे बात करने, जिसे देखने के लिए वो तड़प रहा था। घबराए हुए अंदाज में उसने गेट पर मौजूद बैल बजाई। कुछ देर बाद एक खूबसूरत औरत दरवाजे पर आई और मुस्कुराकर सवालिया नजरों से उसे देखा। मैं शहरयार हूँ। शहरी घबराया। पापा हैं? उसे यकीन था कि पापा की बीवी उसे जरूर जानती होगी। कौन पापा? वो मुस्कुराई। रुस्तम जमान खान। शहरी भी मुस्कुराया। औरत की मुस्कुराहट गायब हो गई।
वो यहाँ क्यों होगा? इस बार वो मुस्कुराई नहीं, मगर जवाब उसने तहम्मुल से दिया था। आप उनकी बीवी हैं? शेरी तस्दीक करना चाहता था। थी। कुछ अरसा पहले हमारी तलाक हो गई थी। शेरी की समझ में नहीं आया कि तलाक पर अफसोस करे या कुछ और कहे। अंदर आ जाओ। वो उसे अंदर लेकर आ गई। वहां से गुजरते हुए लाउंज में उसने दो बच्चों को बैठे हुए देखा। लड़का उससे बड़ा था, जबकि लड़की कम सिन थी। तुम हिरा के बेटे हो? जी। तुम्हारे मामू एक बार यहां आए थे। उन्हीं की जबानी मुझे हिरा के बारे में पता चला था, वरना तो रुस्तम ने खुद को गैर शादीशुदा जाहिर किया था। वो तहम्मुल से बोली। वो अब कहाँ है? मेरा मतलब है उनका घर कहाँ है? वो गड़बड़ा गया। घर? वो हैरान नजरों से उसे देखने लगी। वो सरकारी घर में है, यानी जेल में। ये सुनकर शेरी का सर घूम गया और आंखें नम हो गईं। शेरी की हालत बता रही थी कि उसके जज्बात को बुरी तरह ठेस पहुंची है। मेरी मुलाकात रुस्तम से एक स्टेट एजेंसी में हुई थी, जहां मैं अपनी जायदाद के किसी मसले की वजह से गई थी। न जाने मैं कैसे उस चर्प जबान के जाल में आ गई थी। मैं उस वक्त बेवा थी। मेरे शौहर का चलता हुआ कारोबार था, जायदाद थी। पहले शौहर से मेरा एक बेटा है। मुझे सहारे के लिए किसी पुरखुलूस इंसान की ज़रूरत थी। उसने खुद को गैर शादीशुदा बताया था। वो काफ़ी अरसे से मेरे कारोबार में हेरा फेरी कर रहा था। जब मैंने पूछा तो उसने मुझ पर हाथ उठा लिया। फिर तुम्हारे मामू से मुलाकात हुई तो मुझे शक गुजरा। मैंने उसके बारे में मालूमात करवाई तो उसकी असलियत का पता चल गया। मैंने उस जैसा बेहिस, बेगैरत और फ्रॉड शख्स नहीं देखा। उसकी असलियत सामने आने पर मैंने ही उसे जेल की हवा खिलवाई है। मेरे पैसे पर ऐश करके मुझे ही आंखें दिखाता था। शेरी को हिरा याद आ गई। उसने नम आंखों से सामने बैठी औरत को देखा। वो अब भी खूबसूरत थी। वो पुरसुकून थी। और एक उसकी माँ थी, मुरझाई हुई, हालांकि वो उससे कम उम्र थी। याद रखो शहरयार, जिस दिन तुम्हारी असली रुस्तम से मुलाकात होगी तो तुम फूट फूट कर रोगे। उसके मामू ने जब ये सब कहा था तो उसे यकीन नहीं आया था। आज आगही उस पर अजाब बनकर टूटी थी। मेज पर रखी चाय कब की ठंडी हो गई थी। अगर तुम चाहो तो जेल में मिला और रुस्तम से। शेरी ने एक जख्मी नजर उस पर डाली तो वो खामोश हो गई। वो फूट फूट कर रो रहा था। उसकी मां बेगुनाह थी, बेकसूर थी। पछतावों ने उसे चारों तरफ से घेर रखा था। वो उसके करीब आई और उसे तसल्ली देने लगी। तुम कुछ दिन मेरे पास रहो, अपनी बहन से मिलो। वो बहुत शर्मिंदा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी मां का सामना कैसे करेगा। हिरा के फोन पर बेल जा रही थी। अम्मी। कॉल रिसीव होते ही वो बोला, अब क्यों फोन किया है तुमने? हिरा का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। हम उसे लेकर अस्पताल आए हुए हैं। उसके मामू की करख्त आवाज आई थी। हिरा बेहोश थी। डॉक्टर उसका चेकअप कर रहा था। हिरा के तमाम घर वाले उसके सराहने मौजूद थे। अनीता और उसका शौहर भी आए हुए थे। वो सब उसकी माँ के लिए परेशान और फिक्रमंद थे। इतने सारे लोग उसकी माँ से प्यार करते थे। एक वो था जिसने उसे इतने दुख पहुंचाए थे। वो जमीन में गड़ा जा रहा था। 2 दिन बाद हिरा को होश आया था। शेरी उसे अपना हाथ चूमता नजर आया। वो बार बार उसका हाथ अपनी आंखों और होंठों से लगा रहा था। अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी। आंसुओं से उसका चेहरा तर था। वो बहुत मोहब्बत से उसे पुकार रहा था। उसने सोचा था कि वो शेरी से लिपट जाएगी, मगर वो उससे लिपट रहा था। उसने सोचा था कि वो उसका माथा चूमेगी, मगर शेरी उसका माथा चूम रहा था। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं वाकई बुरी औरत हूं, इतनी बुरी कि अपने बेटे को भी अपने वजूद का एहसास न दिला सकी। नहीं नहीं, आप बुरी औरत नहीं है। बुरा मेरा बाप है। आप जैसी माँ तो किस्मत वालों को मिलती है। अनीता आंटी। उसने कुछ फासले पर खड़ी अनीता को मुखातिब किया। मुझे रुस्तम नहीं, बहराम साहिब जैसे पापा चाहिए। अनीता और हिरा की बैक वक्त नजरें मिली। दोनों की आंखों में हैरानी के साथ साथ खुशी छलक रही थी।